Hello student, I welcome you once again in this target semester platform for your preparation of semester exam. आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चाहे आप किसी भी एग्जाम में बैठने वाले हैं, अगर आपके एग्जाम में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूछा जाता है तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, स्पेशली DDU, LU, कानपुर यूनिवर्सिटी और इसके अलावा जितनी भी यूनिवर्सिटीज में बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पढ़ाया जाता है या फिर कोई भी लॉ का सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है जहां पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। आज का पहला क्वेश्चन है, अ कॉन्ट्रैक्ट और एन ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म अ प्रॉमिस कुड अराइज इन द फॉलोइंग वेज। एक अनुबंध या किसी वादे को पूरा करने का दायित्व निम्नलिखित तरीकों से उत्पन्न हो सकता है। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट या ऑब्लिगेशन कैसे अराइज होगा। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर अराइज होगा तो कैसे अराइज होगा, कोई भी ऑब्लिगेशन अगर अराइज होगा तो कैसे अराइज होगा। हिंदी में कोई भी अनुबंध किस तरीके से उत्पन्न हो सकता है। तो बाय एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, समझौतों और अनुबंधों द्वारा। बाय स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी अनुबंधों के मानक रूप द्वारा। बाय प्रोमिसरी एस्टॉपेल, यानी वचन बंधन द्वारा। तो क्वेश्चन यही पूछा गया है आपसे, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि ऑब्लिगेशन या फिर कॉन्ट्रैक्ट कब अराइज होता है। तो ऑब्लिगेशन या फिर कॉन्ट्रैक्ट तब अराइज होगा जब आपके बीच में एक एग्रीमेंट बनेगा या फिर आपके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। जब दो पार्टीज के बीच में एक एग्रीमेंट बनता है या फिर एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है, तभी उन दोनों पार्टीज के पास राइट्स आते हैं और ऑब्लिगेशंस आते हैं। तो राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में अराइज तब होंगे जब आपका एग्रीमेंट बन जाएगा या फिर जब आपका कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, बाय एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, समझौते और अनुबंध द्वारा एक अनुबंध या किसी वादे को पूरा करने का दायित्व उत्पन्न हो सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हेन द ऑफर्स मेड बाय टू पर्सन टू ईच अदर containing similar terms of obligation, similar terms of bargain cross each other in post, they are known as। जब दो व्यक्तियों द्वारा एक दूसरे को दिए गए सौदे, समान शर्तों वाले प्रस्ताव पोस्ट में एक दूसरे को पार करते हैं तो उन्हें कहा जाता है। यानी यहां पे क्वेश्चन ये कहा जा रहा है, बड़े साधारण शब्दों में आपको समझाते हैं कि अगर दो इंसान हैं, वो सेम ऑफर दे रहे हैं, यानी जो ऑफर मेरा है वही एग्जैक्टली ऑफर आपका है, जो टर्म्स एंड कंडीशंस पे ऑफर मैं दे रहा हूं एग्जैक्टली उसी टर्म्स एंड कंडीशंस पे आप भी ऑफर दे रहे हैं, तो इस प्रकार के ऑफर को हम कैसा ऑफर कहेंगे। तो इस प्रकार के ऑफर को हम कहते हैं क्रॉस ऑफर। क्या कहते हैं? अगर कोई ऐसा ऑफर है जिसमें दोनों ही पर्संस आइडेंटिकल ऑफर दे रहे हैं, कोई ऐसा कंडीशन है जिसमें दोनों ही पर्संस आइडेंटिकल ऑफर दे रहे हैं, बिल्कुल सिमिलर ऑफर दे रहे हैं, सिमिलर टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ दे रहे हैं, तो उसको हम क्रॉस ऑफर कहते हैं। और क्रॉस ऑफर एक इनवैलिड ऑफर होता है, याद रखिएगा। क्रॉस ऑफर की मदद से आप कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते, क्योंकि क्रॉस ऑफर एक इनवैलिड ऑफर होता है, क्योंकि क्रॉस ऑफर से आप कभी भी कोई रिजल्ट कंक्लूड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो मेरा ऑफर है वही आपका ऑफर है। अगर दोनों लोग ऑफर देंगे तो एक्सेप्टेंस कौन देगा, और जब तक एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगा तब तक एग्रीमेंट कैसे बनेगा, और जब तक एग्रीमेंट नहीं बनेगा तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा। इसीलिए कहा जाता है कि क्रॉस ऑफर जो होता है वो एक इनवैलिड ऑफर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, दैट इज क्रॉस ऑफर। अगला है, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज नॉट नेसेसरी। स्वीकृति के संचार आवश्यक नहीं है। अगर आपने एक्सेप्टेंस कर लिया है लेकिन इसका कम्युनिकेशन आपने नहीं किया, किस किस कंडीशन में एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन जरूरी नहीं होता है। हिंदी में किस किस परिस्थिति में स्वीकृति का संचार आवश्यक नहीं होता है। ऑप्शंस दिए गए हैं, बाय परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशन ऑफ द ऑफर बाय ऑफरी, यानी अगर जो ऑफर है, जो ऑफरी के द्वारा जो ऑफर दिया गया है आपको, अगर हम उन सारे कंडीशंस को परफॉर्म कर लेते हैं तो क्या हमको एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट करने की जरूरत है। हिंदी में अगर प्रस्तावकर्ता सभी प्रस्ताव की शर्तों को परिदर्शित कर देता है तो क्या फिर भी आपको एक्सेप्टेंस की नीड होगी, एक्सेप्टेंस के कम्युनिकेशन की नीड होगी। जब आपने सारे कंडीशंस को परफॉर्म कर दिया है तो फिर क्या नीड है। दूसरा ऑप्शन है, बाय एक्सेप्टेंस ऑफ कंसिडरेशन बाय द ऑफरी, यानी प्रस्तावकर्ता द्वारा प्रतिफल की स्वीकृति द्वारा। यानी अगर प्रस्तावकर्ता ने, यानी जो ऑफरी है, उसने कंसीडरेशन एक्सेप्ट कर लिया है
अगर उसने कंडीशंस, जो भी परफॉर्मेंस के कंडीशन है उसको एक्सेप्ट कर लिया है, अगर उसने लाभ अथवा सेवा की स्वीकृति भी दे दी है, यानी अगर उसने बेनिफिट या सर्विस का भी एक्सेप्टेंस दे दिया है, तो क्या इस कंडीशन के बाद भी आपको एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन जरूरी है? तो आंसर इसका बिल्कुल नहीं। जब आपने ये तीनों चीजें कर दी हैं तो फिर एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन जरूरी नहीं होता है, यानी कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज नॉट नेसेसरी इन ऑल दीज कंडीशन by performance of condition of the offer by offeree, by acceptance of consideration by the offeree, या फिर by acceptance of benefit or service by the offeree। हिंदी में स्वीकृति का संचार आवश्यक नहीं है तीन परिस्थितियों में: जब प्रस्तावकर्ता द्वारा प्रस्ताव की शर्तों का प्रदर्शन कर दिया गया हो, जब प्रस्तावकर्ता द्वारा प्रतिफल की स्वीकृति दे दी गई हो, या फिर जब प्रस्तावकर्ता द्वारा लाभ अथवा सेवा की स्वीकृति दे दी गई हो। इन तीनों ही कंडीशंस में, इन तीनों ही परिस्थितियों में आपको संचार नहीं करना है अपने स्वीकृति का। जरूरी नहीं है, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है, नेसेसिटी नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4। जनरल ऑफर्स ओपन फॉर वर्ल्ड एट लार्ज कैन बी एक्सेप्टेड बाय। दुनिया भर के लिए खुले सामान्य प्रस्तावों को स्वीकार किया जा सकता है। जनरल ऑफर यानी सामान्य प्रस्ताव। तो सामान्य प्रस्ताव सामान्य जनता के लिए होता है। पॉइंट टू बी नोटेड, सामान्य प्रस्ताव सामान्य जनता के लिए होता है, और सामान्य जनता में पूरे देश की, पूरे विश्व की जनता आती है, पूरे ग्लोब की पब्लिक आती है, पूरे वर्ल्ड की पब्लिक आती है। तो जनरल ऑफर अगर आप दे रहे हैं तो उसको पूरे विश्व के इंसान में से कोई भी इंसान एक्सेप्ट कर सकता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? जनरल ऑफर को कौन एक्सेप्ट कर सकता है? तो जनरल ऑफर को कोई भी पर्सन, दुनिया का कोई भी व्यक्ति एक्सेप्ट कर सकता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, जनरल ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनी पर्सन इन द वर्ल्ड। दुनिया का कोई भी व्यक्ति सामान्य प्रस्तावों को स्वीकार कर सकता है, उनके प्रति स्वीकृति दे सकता है। अगला है, when the proposal or acceptance is made otherwise than words, point to be noted, when the proposal or acceptance is made otherwise than words, यानी जब प्रपोजल या एक्सेप्टेंस शब्दों के माध्यम से नहीं हो रहा है, शब्दों के माध्यम से नहीं हो रहा है। लेट मी रिपीट, जब प्रपोजल या एक्सेप्टेंस शब्दों के माध्यम से नहीं हो रहा है, तो उस प्रपोजल या एक्सेप्टेंस को हम क्या कहेंगे? हिंदी में जब प्रस्ताव या स्वीकृति शब्दों के अलावा अन्य अर्थों में की जाती है, तो उस प्रकार की स्वीकृति को हम कैसे स्वीकृति कहते हैं? तो उस प्रकार की स्वीकृति को हम इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस यानी हिंदी में निहित स्वीकृति कहते हैं। निहित स्वीकृति यानी ऐसी स्वीकृति जिसमें शब्दों का नहीं, आपके कंडक्ट से एक्सेप्टेंस मान लिया जाता है। आपके शब्दों की जरूरत नहीं होती है, बस आपके कंडक्ट की, आपके बिहेवियर की जरूरत होती है। ठीक है, तो इम्प्लाइड जो एक्सेप्टेंस होता है उसमें शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, दैट इज इम्प्लाइड। एक बार टिक कर लेते हैं। निहित प्रस्ताव, निहित स्वीकृति में शब्दों की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए स्टूडेंट्स, मैं बार बार एक ही चीज को रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको चीजें याद हो जाएं। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ये चीजें इरिटेटिंग लगे जिनको लीगल नॉलेज है, लेकिन कॉमर्स का जो बच्चा है वो आज तक बिजनेस अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ के आया हुआ है, लेकिन उसको अभी तक कहीं ना कहीं लीगल नॉलेज नहीं है। और वो लीगल नॉलेज जब डेवलप करना है आपके दिमाग में, उससे संबंधित क्वेश्चंस की एनालिटिकल एबिलिटी डेवलप करनी है, तो हमको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करना पड़ता है और बार बार चीजों को रिपीट करना पड़ता है ताकि आपके दिमाग में वो चीजें बैठ जाए, क्योंकि लॉ इज ऑल अबाउट मगिंग अप। सच्चाई है बिल्कुल। कानून मतलब रटो, समझना बहुत जरूरी है कानून में, लेकिन मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स यू हैव टू मग अप, आपको रटना ही पड़ता है। जैसे जो बड़े बड़े लॉयर्स होते हैं उनको सेक्शंस याद होते हैं, सारे के सारे प्रोविजंस याद होते हैं। कैसे? उन्होंने उन चीजों को मल्टीपल टाइम्स पढ़ा है। और जब तक आप मल्टीप्लिसिटी वाले लॉ को अपने जीवन में अप्लाई नहीं करेंगे, एक ही चीज को मल्टीपल टाइम्स नहीं पढ़ेंगे, तब तक आप एग्जाम में या फिर दुनिया में कहीं भी सफल नहीं हो सकते हैं। ये बड़ा ही हार्श रियलिटी है आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड का। जो इंसान जितनी ज्यादा बार पढ़ता है वही कामयाब होता है।
तो अगर आप भी कामयाब होना चाहते हैं तो आप मैक्सिमम टाइम अपने आप को मल्टीप्लाई करिए, चीजों को रिवाइज करिए मल्टीपल टाइम्स, तब जाके आप कामयाब हो सकते हैं, चीजों में पारंगत हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6, इफ द कम्युनिकेशन इज मेड बाय एन अनऑथोराइज्ड पर्सन इट डज नॉट रिजल्ट इन एन। यदि संचार किसी अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा किया जाता है तो इसका परिणाम नहीं होगा। पॉइंट टू बी नोटेड। मान लो ऑफर हमने दिया, एक्सेप्टेंस आपको करना है, आपका नाम शुभम है, आपको एक्सेप्टेंस करना है, हमने आपको ऑफर दिया है, लेकिन ऑफर का एक्सेप्टेंस शुभम ना करके शिवम कर लेते हैं, जबकि शिवम ऑथोराइज्ड पर्सन नहीं थे। ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए हमने शुभम को ही चुना था, लेकिन शिवम आके एक्सेप्ट कर लेते हैं उस ऑफर को, तो शिवम इस कंडीशन में क्या हो गया? अनऑथोराइज्ड पर्सन। और अनऑथोराइज्ड पर्सन का जो एक्सेप्टेंस होता है उससे कभी भी कोई भी एग्रीमेंट नहीं बन सकता है। समझौता बनाने के लिए आपको एक्सेप्टेंस एक ऑथोराइज्ड पर्सन के द्वारा कराना होता है। जब तक एक ऑथोराइज्ड पर्सन एक्सेप्टेंस नहीं करता है तब तक आपका कम्युनिकेशन, आपका जो एक्सेप्टेंस होता है उसकी वजह से आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बात करते हैं हिंदी में। यदि संचार किसी अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा किया जाता है तो उसे उसका परिणाम समझौता नहीं होगा। यानी अगर अनाधिकृत व्यक्ति कोई भी एक्सेप्टेंस करेगा, कोई भी संचार करेगा, स्वीकृति का संचार करेगा, तो उसको हम समझौता नहीं मानेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, विच सेक्शन ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिफाइंस अ प्रपोजल में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजल बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। अनुबंध के कानून की कौन सी धारा परिभाषित करती है किसी भी प्रस्ताव को प्रस्तावक के खिलाफ उसकी स्वीकृति की सूचना पूरी होने से पहले किसी भी समय रद्द किया जा सकता है, लेकिन बाद में नहीं। पॉइंट टू बी नोटेड। हमने आपको ऑफर दिया, ठीक है, ऑफर अभी तक आप तक कम्युनिकेट नहीं हो पाया है। अगर अब तक ऑफर आप तक कम्युनिकेट नहीं हो पाया है, अगर बीच में ही मैं चाहता हूं कि उस ऑफर को रिवोक कर लूं, उस ऑफर को आप तक पहुंचने ना दूं, उस ऑफर को इनवैलिड कर दूं, तो पॉसिबल है। लेकिन अगर वो ऑफर आप तक कम्युनिकेट हो जाता है, आप उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसके बाद वो ऑफर आप रिवोक नहीं कर सकते हैं। ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कौन सा सेक्शन कहता है? तो ये कहता है आपका सेक्शन नंबर 5, जो बात करता है रिवोकेशन ऑफ ऑफर के बारे में, कि ऑफर को कब कब रिवोक किया जा सकता है। पहला कंडीशन यही है कि ऑफर को आप तब रिवोक नहीं कर सकते जब सामने वाला व्यक्ति आपके ऑफर को रिवोक करने से पहले, आपके ऑफर को इनवैलिड करने से पहले ही एक्सेप्ट कर चुका है। ठीक है, तब तक आप ऑफर को इनवैलिड नहीं कर सकते हैं, रिवोक नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ प्रोमिसी इज, यानी वादा करने वाला होता है, अ पर्सन हु मेक्स अ प्रॉमिस, अ पर्सन हु मॉनिटर्स द स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन ऑफ टू पार्टीज। वादा करने वाला कौन होता है? एक व्यक्ति जो वादा करता है, या फिर एक व्यक्ति जो दो पक्षों के इरादों के बयान पर नजर रखता है, या फिर एक ऐसा व्यक्ति जिससे वादा किया जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन पूछा गया बड़ा ही आसान सा, वादा करने वाला होता है प्रोमिसी। एक होता है प्रोमिसर जो वादा करता है, और एक होता है प्रोमिसी जिससे वादा किया जाता है। पॉइंट टू बी नोटेड। एक होता है प्रोमिसर जो वादा करता है, और एक होता है प्रोमिसी जिससे प्रोमिसर वादा करता है। फॉर एग्जाम्पल, हम आपसे ये वादा करते हैं कि हम आपको कल एक कैमरा देंगे, तो इस केस में हम प्रोमिसर हुए और आप प्रोमिसी हुई, क्योंकि मैंने आपको वादा किया है और आपके लिए वादा किया गया है, आपको वादा दिया गया है, तो आप इस केस में प्रोमिसी हो गए। ठीक है स्टूडेंट, तो प्रोमिसी किसे कहेंगे? एक ऐसा पर्सन जिससे वादा किया गया उसको हम प्रोमिसी कहेंगे। अ पर्सन टू हुम द प्रॉमिस इज मेड इज कॉल्ड प्रोमिसी। इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, एक्सेप्टर, एक्सेप्टी, प्रोमिसर, प्रोमिसी, प्रपोजर, प्रपोजी, तो इसमें आप थोड़ा सा भी कंफ्यूज मत होइएगा। जो दे रहा है, ठीक है, वो एक्सेप्टर होगा, जो ऑफर एक्सेप्ट कर रहा है वो एक्सेप्टर होगा, जो प्रॉमिस दे रहा है वो प्रोमिसर होगा। ठीक है, और जिसके अगेंस्ट किया जा रहा है वो प्रोमिसी हो जाएगा। अगला है,
द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड, प्रस्ताव देने वाले व्यक्तियों को बुलाया जाता है। वो इंसान जो प्रपोजल देता है, तो बड़ा ही आसान सा आंसर है, बस ऊपर ही था इसका भी आंसर। जो इंसान प्रपोजल देता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं प्रोमिसर। प्रोमिसर या फिर प्रपोजर भी कह सकते हैं। द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रपोजर और प्रोमिसर, या फिर उसको हम ऑफरर भी कह सकते हैं। जो इंसान प्रपोजल देता है उसको आप ऑफरर भी कहिए तो भी ठीक है, प्रोमिसर भी कहिए तो भी ठीक है, प्रपोजर भी कहिए तो भी ठीक है। यानी एक इंसान तीन नाम। एक पर्सन जो प्रपोजल देता है उसको हम प्रोमिसर भी कह सकते हैं, प्रपोजर भी कह सकते हैं, और एट द सेम टाइम एक और नाम क्या है इसका? चलिए अगला है प्रस्ताव देने वाले व्यक्ति को बुलाया जाता है। तो प्रस्ताव देने वाले व्यक्ति को बुलाया जाता है वचनदाता। हिंदी में वचनदाता, जो इंसान प्रस्ताव देता है उसको हम वचनदाता के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज वन। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है? हिंदी में रद्द करणीय अनुबंध किसे कहते हैं? कौन सा अनुबंध रद्द करणीय अनुबंध होता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, दैट इज which is valid so long it is avoided by the party entitled to do so। जो तब तक वैध है जब तक ऐसा करने का हकदार पक्ष इसे टाल ना सके। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट यानी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, हमने आपको बताया बार बार कि जिसको एक पार्टी के पास, जिस कॉन्ट्रैक्ट में एक पार्टी के पास ये राइट होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता है, उस कॉन्ट्रैक्ट को हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। जिस कॉन्ट्रैक्ट में एक पार्टी के पास ये राइट होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता है, उसको हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। इसका ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, मार्क कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप ये सारे पीडीएफ्स लेना चाहते हैं, सारे नोट्स का एक्सेस लेना चाहते हैं, हमसे इंटरेक्ट करके अपने डाउट्स को सॉल्व करना चाहते हैं, कंप्लीट लेक्चर्स लेना चाहते हैं, तो बेसब्री से आपका इंतजार कर रहा है आपका सारथी। अगर आप सारथी से जुड़ना चाहते हैं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। वहां से लिंक से डाउनलोड करिए ऐप को और ज्वाइन करिए सारथी को, और अब तक की सबसे अनुपम, सबसे अनूठा जर्नी इस सेमेस्टर की जर्नी को बनाइए।